Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7 अगस्त के शिफ्ट के एग्जामिनेशंस कल हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके 100% एक्यूरेट आंसर्स के साथ हमने आपको पूरा पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पे जाके उस वीडियो को जल्दी से देखिए और देखिए कितना परसेंट आपका एग्जामिनेशन सही हुआ है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस थे और उनके जो भी आंसर्स है और रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम आपको बताएंगे जो कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन का लेवल बूस्ट अप करेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी गाइस कि इन एग्जामिनेशन की एनालिसिस को प्रोवाइड कराने का हमारा सिर्फ जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, जिससे कि आपको जो आप इसे आप आंसर की के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि जो आप एग्जामिनेशन देकर आए हैं उसके हिंट्स आपको मिल जाएं कि हाँ आपने इतना प्रतिशत जो आपका पेपर है वो बिल्कुल ठीक करा है, और अगर कहीं कुछ गलती हुई भी है तो उसको किस तरह से आपको आगे सुधारना है। और इसमें हम जो कुछ फैक्ट्स, जो कुछ एक्स्ट्रा आपको की पॉइंट्स बताते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में जो अभी तक नहीं हो सकता है पूछे गए हों वो आगे आपको पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और पूछे गए थे 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में। और जल्दी से, अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम एक न्यू वीडियो के साथ आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एसएससी सीएचएसएल 2023 के सारे एग्जामिनेशन के डेली एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। और आगे आगे जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस के भी एग्जाम्स आएंगे, हम आपको उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। डेली आपको प्रिपरेशन टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है टीएस शिवगणनम। तो जिन लोगों ने इसको ऑप्ट किया था दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और बात की जाए कि जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की शपथ जो होती है वो कौन दिलाता है? तो गाइस, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया गया था? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है चोल वंश। तो अगर आपने चोल वंश की ऑप्ट किया था देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सौंग राजवंश जिसकी बात की जाए, जिसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, जो कि 960 से लेके 1269, 79, सॉरी इट्स 1279, सो 79 के शासन काल के दौरान राजा चोल महान ने व्यापार संबंधों की मांग करते हुए चीनी शासकों के प्रतिनिधित्व के बाद 1014 तक दूतों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है सौंग राजवंश के बारे में, जो है जो कि चोल वंश से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, G20 की जो छठी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी जो कि 27-28 अक्टूबर 2022 में हुई थी, वो किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। 2022 G20 बाली शिखर सम्मेलन, तो यहाँ पर बाली भी आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया के कहां पर? बाली में। इंडोनेशियाई कॉन्फ्रेंसी टिंगटक टिंगली G20 बाली 2022, जो उसका नाम है, G20 बोले तो ग्रुप ऑफ 20 की 17वीं बैठक थी जो इस टाइम पर हुई थी इंडोनेशिया में। वो 17th उसका सम्मेलन आप कह सकते हैं वो था, जो कि 15-16 नवंबर 2022 को नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता 1 दिसंबर को शुरू हुई थी। 2021-2022 की चौथी तिमाही में शिखर तक पहुंच रहा था। तो यहाँ पर आपको अध्यक्षता भी पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया की जो अध्यक्षता थी वो 1 दिसंबर से शुरू हुई थी।
भारत में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो अगर भारत की बात की जाए तो जो विकास मंत्रियों की बैठक हुई थी आपकी, वो अभी रिसेंटली 11 से 13 जून 2023 को वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में भी G20 अपना समिट हुआ था, जो कि इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है आपका G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई थी। आगे बात करते हैं G20 की अगली बैठक अब कब और कहाँ है। तो गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक्स्ट जो अब हमारा G20 का मीटिंग है वो कहाँ होने वाला है। तो ग्रुप ऑफ 20, जिसे हम शॉर्ट में G20 के नाम से जानते हैं, उसका 18वां राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आपका सितंबर 2023 में होने वाला है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत में होगा। तो इंडिया की अभी, जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की प्रेसिडेंसी भी चल रही है। ये पूरा करंट ईयर इंडिया का ही प्रेसिडेंसी चल रहा है G20 का। तो इसका ये जो अब नेक्स्ट यानी कि 18वां वो हो रहा है, वो आपका न्यू दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा। भारतीय अध्यक्षता के तहत 2023 में G20, जिसकी थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इस पर ध्यान केंद्रित करेगा। जिसको विस्तार में अगर हम G20 सम्मेलन 2023 की थीम की बात करें, क्योंकि गाइज अक्सर ये जो थीम्स होती हैं पर्टिकुलर इवेंट्स की, ये भी पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। और क्योंकि G20 तो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उसका थीम पता होना चाहिए। तो G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया को मिली थी। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, ये जो कि इसकी थीम है, उस थीम को चुना है। और लखनऊ में DWEG की पहली बैठक हो रही है। तो ये फैक्ट भी गाइज आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और गाइज एक चीज मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगी, अगर आपको G20 से रिलेटेड और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आप जाइए। हमारे चैनल पर अवेलेबल है G20 का पूरा वीडियो, जिसमें हमने सारी चीजें पूरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता रखी हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बात की जाए, त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑकलैंड है। अगर आपने ऑकलैंड ऑप्ट करा है, इट्स 100% करेक्ट। और त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में अंग्रेजों, अफगानिस्तान के भगौड़े अमीर शाह शूजा और पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो गाइज ये चीज भी आपको इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए, किस किस के बीच में थी, कहां पर हुई थी, किस ईयर में हुई थी। अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है NHAI। और बात की जाए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, तो इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में NHAI बोलते हैं, इसके द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया जाता है। तो गाइज NHAI इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, फसल बीमा योजना के तहत किस आर्टिकल के प्रयोग से किसानों को मदद की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 48 यानी कि अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48, जिससे जो किसान को होंगे उनको फसल बीमा योजना के तहत मदद मिलेगी। और बात की जाए कि फसल बीमा योजना जो है उसका नियम क्या है, तो उसका नियम है कि किसान ने जिस बैंक और बीमा कंपनी के जरिए फसल का इंश्योरेंस कराया है, वह बैंक इंश्योरेंस काट कर बीमा कंपनी के खाते में भेज देता है। यह बीमा फसल के हिसाब से कराया जाता है। ऐसे में अगर कोई किसान बीमा कराने के बाद अपनी फसल बदलना चाहता है, तो उसे बैंक में लिखित में इसकी जानकारी देनी होती है। तो गाइस देखा आपने, फसल बीमा योजना में जो फसल बीमा इंश्योरेंस जो होता है, आपका फसल इंश्योरेंस होता है, वो कितना ज्यादा हेल्प करता है किसानों को। तो अगर जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, कुछ ऐसा मतलब अननेचुरल चीज हो जाती है जो कि किसी के हाथ में नहीं है, तो उनको उस पर इंश्योरेंस मिल जाएगा।
अगला सवाल है सरोदी शौकिया किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्रिया नृत्य, जो कि सरोदी शौकिया से रिलेटेड है। और बात की जाए सत्रिया संगीत की, तो सत्रिया संगीत, चाहे सत्रिया संगीत हो, सत्रिया नृत्य हो और नाट्य कला हो, संगीत, नृत्य, नाटक और अन्य समवर्गी कलाओं से जुड़े कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों का ही एक मिश्रित समूह है। जो सत्रिया नृत्य होता है वो इन सब चीजों का ही मिलके एक फॉर्मेशन होता है। इन कला रूपों का असम के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आपको याद भी रखना है कि कहाँ की बात की अभी हमने, असम की, तो असम भी यहाँ पर एक की पॉइंट है। ब्रजावली में भक्तिपूर्ण रचनाओं के साथ साथ प्राकृत असमिया के एक व्यापक समूह पर आधारित और एक विशिष्ट मधुर और लयबद्ध संरचना के साथ गुथा हुआ सांस्कृतिक भावों का यह समूह सन वैष्णव आस्था और शिक्षा के मठवासी संस्थान के अनुष्ठानों और समारोहों से जुड़ा हुआ है। सत्रिय परंपरा की बात की जाए तो सत्रिय परंपरा की भौगोलिक स्थिति असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के विस्तृत फैलाव और दक्षिणी असम में बराक घाटी के हिस्सों से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको बताया गया है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक लोग सत्रिय नृत्य, सत्रिय जो शैली होती है उसको प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में और उसको काफी हद तक मतलब पसंद भी करते हैं और कहाँ कहाँ उसका जुड़ाव है। इससे जुड़े हुए समुदाय कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया हिंदू समुदाय। तो गाइज ये आपको फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है जिसमें माजुली ब्रह्मपुत्र का नदी द्वीप शामिल है। तो हिंदू समुदाय जो अभी हमने आपको यहाँ बताया उसमें माजुली नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र का हुआ, उसका नदी द्वीप शामिल है। दूसरा है असम के सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के छत्रसाल में राजवंशी समुदाय भी जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण समुदाय है। अगला बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में नोक्ते समुदाय के कुछ समूह जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। अगला देखा जाए तो असम और नागालैंड सीमा में बोडो समुदाय के कुछ समूह, तो बोडो समुदाय की बात हो गई यहाँ पर। अगला है घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए मिसिंग और सोनोवाल जनजातियां, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड जो है वो समुदाय है। अगला है असम और नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली नागा जनजातियों के कुछ समूह, वो भी इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। गाइज मैं यहाँ पर रिपीट करूंगी क्योंकि 2001 से लेके 2011 की जो जनगणना है काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर जनगणना से पूछे जा रहे हैं और बार बार मोस्टली 2-3 शिफ्ट में तो अभी ही देखा जा चुका है और इसके अलावा भी टीसीएस ने भी उसको अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा था। और उसके भी अलावा आप काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पेपर उठा के देख लीजिए, 2001 से लेके 2011 की जनगणना जो है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बाकी याद नहीं रखना है, आपको बाकी के साथ साथ एक्स्ट्रा जो आपका इंपॉर्टेंस है, एक्स्ट्रा जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका 2001 से 2011 की जनगणना, क्योंकि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो बात की जाए इसकी साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर आपकी 74.4% है। और 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि भी हुई थी। देश में साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों के लिए वो 82.14 और महिलाओं के लिए वो 65.46 थी। तो गाइज ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो पुरुषों के लिए कितनी थी और महिलाओं के लिए कितनी थी। देश के लिए साक्षरता दर 1951 में 51 की बात की जाए तो वो आपकी 18.33% से बढ़कर 2001 में 65.38% हो गई थी। और पुरुषों के लिए साक्षरता दर की बात की जाए तो वो 75.85% और महिलाओं की बात की जाए तो 54.16% हो गई थी।
भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो अगर आपसे सवाल उठ के आता है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में कि सबसे ज्यादा साक्षरता देश इंडिया में किस राज्य की है, तो वो है आपका केरल। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के राजधानी क्षेत्र ने औसत से अधिक साक्षरता दर के साथ केरल का पालन किया। विशेष रूप से देश के सभी अग्रणी राज्यों में जनगणना के समय महिलाओं की तुलना में अधिक साक्षर पुरुष थे। तो ये भी देखा गया था कि महिलाओं इन कंपैरिजन टू फीमेल, जो मेल्स हैं, वो ज्यादा लिटरेट थे बाय दैट टाइम। जैन भारत में सबसे साक्षर समुदाय है। सबसे साक्षर समुदाय अगर आपको पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा जैन। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो तो संविधान का अनुच्छेद 13 किससे रिलेटेड है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है वो राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, उसको प्रेजर्व करने की 100% अश्योरिटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देता है। तो ये आपका सब कुछ अनुच्छेद 13 में आता है। अगला अब मैं आपको यहाँ पर अनुच्छेद 13 से रिलेटेड कुछ डीप में चीजें बताने वाली हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप ये लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 यह भी घोषणा करता है कि चूंकि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है, अतः उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज 1973 केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे पलट दिया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 में निम्न उपलब्ध। अब बात करते हैं कौन से उपलब्ध उसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 13(1) जो है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अगला बात किया जाए अनुच्छेद 13(2) की, तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की छीनी जाती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। अगला बात किया जाए अगर अनुच्छेद 13(3) की, तो इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें 2 सब पॉइंट्स और हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और अनुच्छेद 13(4) की अगर हम बात करें तो इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन गाइस जो आपसे पूछा गया था वो था गुलाम का नियम, यानी कि कोलम्स लॉ क्या होता है। तो बात की जाए अगर गुलाम के नियम यानी कि कोलम्स लॉ की, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में एक नियम है जिसे हम कुलम्ब नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1780 के दशक में प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1780 में कोलम्स लॉ लेकर आए थे। यह नियम विद्युत चुंबक तत्व के सिद्धांत के विकास के लिए आधार का काम करता है। यह नियम अदिश रूप में या सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो नियम होता है ये दोनों ही रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वह अदिश रूप हो चाहे सदिश रूप हो। तो गाइज ये कुलम का जो नियम है ये आप अच्छे से याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर F है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स,
K है आपका कोलम कांस्टेंट, Q1 और Q2 अगर हम बात करें दे आर द चार्जेस, और R की अगर बात की जाए दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बस्तर दशहरा, जो कि कम से कम 75 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। बस्तर में दशहरे के दिन शक्ति की उपासना होती है। यहाँ की पारंपरिक रस्म और अनूठा अंदाज देश के अन्य जगहों में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से काफी हद तक अलग माना जाता है। यहाँ का दशहरा पर्व जो होता है वो टोटल 75 दिन तक चलता है, और इसी के कारण सबसे ज्यादा दिन तक दशहरा मनाने वाला जो है वो जगह बस्तर दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसमें कई तरह की रस्में भी होती हैं, और 13 दिन तक दंतेश्वरी माता जो होती हैं उनकी पूजा की जाती है, और उनके समेत कुछ अनेक आपके देवी देवता भी हैं जिनकी पूजा यहाँ पर की जाती है ड्यूरिंग दिस बस्तर दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोगनी, शीशम, रबड़ और सुनो खोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस तरह के जो वन होते हैं वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबनुस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना है। तो इस वन के आपको मतलब बता दिए गए हैं कि किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शंकुधारी वन होते हैं, उससे रिलेटेड आपसे अगर कोई सवाल आता है, तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो ठंडे या शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है शिवा शंकरी जी को। रिसेंटली शिवा शंकरी जी को 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो गाइज अब हमने यहाँ पर सरस्वती सम्मान विजेताओं की पूरी सूची लगाई है, जिससे कि आपको 2023 के अलावा किस ईयर में किसको वो किस लैंग्वेज के लिए किसको अवार्ड दिया था वो आपको पता हो। तो 1991 से लेके 2023 तक जितने भी विजेता रहे हैं उन सब का हमने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराया है, तो हैव अ लुक। तो गाइज जिसमें पहला आता है 2023 वर्ष का, जिसमें सरस्वती सम्मान के जो प्राप्तकर्ता हैं उनके नाम हैं यहाँ पर, और किस कार्य या मतलब किस प्रकार में उनको ये अवार्ड मिला है और किस भाषा से वो बिलोंग करते हैं। तो ये तीन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट 23 की बात करी जाए तो शिवा शंकरी, सूर्य वामसम संस्मरण में इन्हें मिला है और तमिल लैंग्वेज में मिला है। 21 की 2021 की बात की जाए तो राम दाराश मिश्रा को मिला है मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए, जो कि इन्होंने हिंदी में लिखी थी। 2020 में शरण कुमार लिम्बाले, जिन्हें सनातन उपन्यास के लिए मराठी लैंग्वेज में जो उन्होंने लिखा था उसके लिए अवार्ड मिला था। अगला बात करते हैं 2019 की, जिसमें वासुदेव मोही को सिंधी लैंग्वेज में उन्होंने चेक बुक लिखा था, जो कि एक लघु कहानी श्रृंखला में उनको अवार्ड मिला था। 2018 में के शिवा रेड्डी फॉर पक्का की ओटिगलाइड कविता इन तेलुगु। 2017 में सीतांशु यशचंद्र वखर, जो कि कविता संग्रह रही है गुजराती में। 2016 में महाबलेश्वर सैल, जिन्हें होतन उपन्यास के लिए कोंकणी लैंग्वेज में। 2015 में पन्ना सचदेव, जिन्हें चित्त चेते आत्मकथा के लिए डोगरी में मिला था। 2014 में वीरप्पा मोइली थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण महादेशनम कविता लिखी थी कन्नड़ लैंग्वेज में। 2013 में गोविंद्र मिश्र, जिन्होंने धूल पौधों पर उपन्यास लिखा था हिंदी लैंग्वेज में। 2012 में सुगत कुमारी, जिन्होंने माना लेजुथु कविता संग्रह लिखा था मलयालम में, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। अगला बात करते हैं 2011 की, तो ए मनावलन, जिनमें इरमा कथेउम इरमय कलम के लिए मिला था तमिल लैंग्वेज में। अगला है 2010 में एस एल भैरप्पा, जिन्हें मंदरा जिन्होंने लिखा था और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था। 2009 में सुरजीत पातर, जिन्होंने लफ्जान दी दरगाह पंजाबी में लिखा था। 2008 में लक्ष्मी नंदन बोरा, कायाकल्प उपन्यास, जो कि उन्होंने असमिया में लिखा था।
2007 में नैयर मसूद जो कि ताओस चमन की मैना लघु कथा संग्रह उर्दू में लिखा था। 2006 जगन्नाथ प्रसाद दास जो कि परिक्रमा कविता संग्रह के लिए ओरिया में लिखा गया था। 2005 के अयप्पा पणिक्कर अयप्पा पणिकारुदे कृतिकल कविता संग्रह के लिए उन्हें अवार्ड मिला था जो कि उन्होंने मलयालम लैंग्वेज में लिखा था। 2004 सुनील गंगोपाध्याय प्रथम आलो उपन्यास बंगाली में जिसे लिखा गया था। 2003 गोविंद चंद्र पांडे भागीरथी कविता संग्रह जो संस्कृत में लिखा गया था। 2002 महेश एल कुंचवार जिन्होंने युगांत खेल के बारे में लिखा था मराठी में, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। 2001 में दलीप कौर तिवाना कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लिए जो कि पंजाबी में लिखा गया था। और 2000 मनोज दास जी को ये सरस्वती सम्मान दिया गया था जो कि उन्होंने ओरिया लैंग्वेज में अमृता फला उपन्यास लिखा था उसके लिए। गाइस तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और किस लैंग्वेज में है वो भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। आगे बात करते हैं 1999 की, जिसमें इंदिरा पार्थसारथी को राजा रामानुजर नाटक के लिए मिला था जो कि तमिल लैंग्वेज में था। 1998 में शंख घोष जिन्हें गंधर्व कविता गुच्चा कविता संग्रह के लिए अवार्ड मिला था जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। 1997 में मनुभाई पंचोली को कुरुक्षेत्र और गुजराती भाषा के लिए। 1996 शम्मुर रहमान फारूकी जिन्होंने शेर ए शोर अंजेज उर्दू में लिखा था। 1995 में बालमणि अम्मा जिन्हें बेगम कविता संग्रह के लिए अवार्ड मिला था जो कि मलयालम लैंग्वेज में थी। 1994 में हरभजन सिंह को मिला था रुखते ऋषि कविता संग्रह के लिए जो कि पंजाबी में लिखी थी। 1993 विजय तेंदुलकर को मिला था कन्यादान नाटक के लिए जो कि मराठी में था। 1992 रमाकांत रथ जिन्हें श्री राधा कविता लिखने के लिए अवार्ड मिला था जो कि उड़िया लैंग्वेज में थी। 1991 हरिवंश राय बच्चन जिन्हें 4 खंडों में आत्मकथा लिखने के लिए हिंदी में आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। तो गाइज ये थी वो पूरी सूची लिस्ट ऑफ ऑल दोज अवार्डीज जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो गाइज 2023 का तो इस बार पूछा गया है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको किसी और ईयर का भी पूछा जा सके, तो आप बाकी ईयर्स के भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गाइज दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने कवर करे वो सारे क्वेश्चंस जो 7 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर थे। हमने पूरा आपको एग्जामिनेशन का एनालिसिस प्रोवाइड करा विद 100% एक्यूरेट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं हम इस तरह के एनालिसिस और लेकर आए, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और हमें हमारे चैनल को और बेटर करने के लिए किस तरह से क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने सजेशंस रिकमेंडेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे और आप तक उस तरह की वीडियो लेकर आएंगे जो आप चाहते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब and press the bell icon so as to keep in touch with us and follow us for more such analysis। और गाइज MTS के एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उससे भी रिलेटेड हम आपको प्रेपरेशन के आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो शेयर करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए इन्फो आइलैंड। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।